इस टाइम तुम्हें किस चीज़ का ज़्यादा डर है? चेहरा तो बिगड़ गया, अब कैसे अच्छी हो गई हूँ। Very often we hear stories about girls and women from other states of India and outside India are being trafficked to Kashmir. But it is very rare to find news about Kashmiri girls and women being trafficked to other states of India and in some cases outside India. So we came to Kashmir to document the stories of two girls who were trafficked from their homes to other states as far as Bihar and UP. To meet our first survivor, I'm heading to a remote town in Shopian district of South Kashmir. This town is some 50 kilometers from the capital city Srinagar. To protect the girl's identity, we will be calling her by the name of Mehak. Mehak was 14 years old when she was trafficked by a stranger to West Bengal. Today, she's 17 and tells me that she has constant nightmares. इस टाइम तुम्हें किस चीज़ का ज़्यादा डर है? मेरा तो नसीब ही खराब था। मैं बाहर गई थी, वो भी धोखे की वजह से। मुझे पता ही नहीं मैं कैसे वहाँ पहुँची, ये सच्ची बात है। वहाँ पहुँच के मुझे बहुत डर लगा था। मुझे कुछ पता ही नहीं था मैं कहाँ से कहाँ जा रही हूँ। और जिसने भी ये मेरे साथ किया वो जब आया तब भी मुझे पता ही नहीं चला वो कहाँ से आया। जो तुम्हें पहली बार कश्मीर से बाहर लेके गया था, वो बंदी का शक्ल याद है कुछ? थोड़ा याद है। कैसे जानता था वो तुम्हें? कुछ नाम कुछ याद है? मुझे नाम कुछ भी याद नहीं, बस इतना याद है मुझे जब वहाँ पहुँचे हैं तो गाड़ी रुक गई। वो बंदा भी पकड़ा गया फिर? हाँ, उसको बंद किया उसी दिन। फिर मुझे कुछ भी पता नहीं उसका। यहाँ तुम्हारा बचपन कैसा रहा है अपने माँ बाप के साथ? हम ठीक थे जब तक मम्मी घर में थी। मम्मी भी चली गई, हमारा घर भी बिगड़ गया। फिर मैं अकेली रहती थी घर में। सुबह स्कूल जाती थी और शाम को वापस आती थी। Mehak was yet to come out of the trauma after being rescued. She became the victim of a vicious acid attack. चेहरा तो बिगड़ गया, अब कैसे अच्छी हो गई हूँ। यही सोचती हूँ बार बार, उसने मुझे एसिड क्यों मारा, क्यों फेंका मुझ पे एसिड। मैंने तो बस यही कहा था उससे, मैं नहीं कर सकती शादी। उसने मुझे बहुत बार पिटाई भी की। मैंने खुद जाके पुलिस को बताया था पर उन्होंने कुछ नहीं किया। वो हंस रहे थे। पुलिस के पास आप खुद अकेली गई? नहीं, पापा था साथ में, चाचा था। वहाँ पर मैंने उनको सब कुछ बताया, वो मुझे तंग कर रहा है। उन्होंने बस यही बोला, अब अगर इसके आगे तंग करेगा तो हमें बताना। Mehak says her persistent police complaints fell on deaf ears until her stalker one day entered her house and threw acid on her face and body. She says no one tried to help her while she was writhing in pain for 1 hour. Finally, it was her school teacher who took her to the hospital. Mehak's family is struggling to arrange money for her face surgeries. She has been bedridden since December 2021 and has undergone multiple surgeries. Mehak's father is disabled and struggling to make ends meet. He has been knocking every door to arrange funds for his daughter's treatment. अभी तक आपकी बेटी के ऑपरेशन में कितना खर्चा हुआ है? 15 लाख ऊपर खर्चा हो गया है? हाँ। और कितने ऑपरेशंस बाकी है? 2 ऑपरेशन, उसको आँख का ऑपरेशन और नाकों का और मुंह का। और अभी तक जितना ऑपरेशन हुआ है कितना हुआ होगा सर्जरी? उसको 6 ऑपरेशन गया 5-6 महीने में। अभी तक आपको कहाँ से मदद मिला है? कश्मीर ने बहुत किया मदद। गवर्नमेंट ने दिया, CPW भी दिया, रेड क्रॉस ने दिया 1 लाख और 2 लाख दिया कोर्ट में। आपको अपने जेब से कितना पैसे लगाना पड़ा? 50,000 ऊपर गया उस टाइम। दवाई का खर्चा कितना है महीने का? 20,000 ऊपर। तो इसके लिए पैसे कहाँ से आप अरेंज करते हैं? मैं घर में उधार के लाएगा। इस टाइम आपका उधारी कितना हो गया होगा? 20 और 50,000 ऊपर। इसमें भी दर्द होता है, यहाँ पे भी है, जख्म है नीचे। यहाँ से उठाया था ना और पीछे लगाया, दोनों बाजू में लगाया। और कमजोरियाँ क्या क्या है?
टेंशन होता है, मेरी सांसें रुक जाती है और अचानक बेहोश हो जाती हूँ। हार्ट की दवाई मैंने खाई 1 महीने और फर्क मुझे नहीं हुआ। आपके दोस्त है? हाँ, बहुत है, फ़ोन भी करते हैं। क्या बोलते हैं वो? यही बोलते हैं तुम टेंशन मत लो और एग्ज़ाम दो, फिर से पढ़ाई स्टार्ट करो हमारे साथ। पढ़ाई अच्छी लगती है आपको? बहुत मिस करती हूँ स्कूल को। जो भी मेरे साथ पढ़ता था वो तो सब पास हो गए और अब मैं ही पीछे रह गई। अब तो मैं बस यही चाहती हूँ मैं आगे बढ़ सकूँ, पीछे का टेंशन मुझे कुछ भी ना रहे, पर ऐसा हो ही नहीं रहा। While Mehak is trying to move ahead in life, she still needs to undergo 2 more surgeries. Will Mehak's father be able to arrange funds for the remaining surgeries? Only time will tell. After meeting Mehak, I traveled to a village near Achabal in Anantnag district to meet Sophia. This was not the first time I was going to meet her. I met her in 2019 when she was just rescued from Bihar, where she had been trafficked. 2 years later, Sophia remains confined to her home, mostly due to social stigma. कैसे तुम गई थी? क्या हुआ था थोड़ा सा? हाँ, वो मुझे फ़ोन करता था ऐसे ही रोज़ कभी ना कभी करता। एक दिन उसने कहा कि मैं घर जाऊँगा तो मुझसे मिलने के लिए। हम ऐसी सड़क पर गए तो वो गाड़ी में था और एक आदमी था शायद। तो जैसे हम वहाँ गए उसने मुझे गाड़ी में बिठाया और ले गया कि हाथ में कुछ ऐसी रुमाल था, खाने को कुछ नहीं थी। रुमाल उसने मुंह पे लगाया क्या? हाँ, फिर मुझे उसके बाद कुछ याद ही नहीं। जहाँ वो लेके गया था वहाँ ले जाके क्या बोला तुम्हें तब तुम वहाँ पहुँची? यही कहा कि अगर मेरे साथ शादी नहीं की तो मैं यहीं पे मार दूंगा, कि मैं जो कहता था मेरे ना कहने पे मारता था। उस टाइम आप कौन से क्लास में थी जब ये हादसा हुआ? 9th का एग्ज़ाम दिया था, 10th में थी। फिर जब आप वापस आए फिर आपने पढ़ाई क्यों नहीं कंटिन्यू किया? बस ऐसे मुझे शर्म आता था बाहर निकलने में। तो फिर घर वालों ने कहा कि जब नहीं पढ़ोगी कोई बात नहीं, तो घर वालों ने कहा कि कपड़े सिलो। फिर मैंने कहा ठीक है, फिर घर पे ही थी कपड़े सिला रही। वैसे आपको पढ़ने का मन था? नहीं, फिर नहीं था। जब ये सब हुआ फिर नहीं था। मुझे घर वालों ने कहा कि आप कौन सी बड़ी थी, छोटी ही थी, अगर ये दिमाग में रखोगी तो फिर बाहर कैसे निकलोगी, सब लोग कहेंगे। 2-4 महीने तक कहते थे लोग वो ये, फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। लोग आपको ही ब्लेम कर रहे थे? हाँ। तो आपको कैसे मालूम पड़ा कि लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं? कहता है ना कोई, मानो किसी ने किसी के साथ बात की, फिर कहता है किसी से, फिर वो आते थे हमारे घर पे, कोई किसी से मुंह से निकलता था कुछ तो हम भी सुनते थे, पर मैंने किसी पर ध्यान नहीं। मैंने सोचा अगर मैं दिमाग में रखूंगी तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती। Sophia's example is a testimony to the hardship and social stigma faced by trafficked girls in Kashmir, and how hard it can be for them to be accepted back in the society. We spoke to an activist associated with the Childline NGO in Anantnag, Imtiaz Ahmed Kumar, who has been instrumental in rescuing Kashmir children from other states. I asked him about the growing incidents of trafficking in the valley and the reasons behind them. And this is what he has to say on this matter. जैसे आपने कहा कि यहाँ कश्मीर में ट्रैफिकिंग केसेस बहुत है लेकिन रिपोर्ट उतना ही कम होता है, उसकी वजह क्या है? उसके डिफरेंट वजूहात हैं। सबसे पहला यहाँ लोग अनअवेयर हैं। हालांकि अगर यहाँ बच्चों के लिए हेल्पलाइन भी चलती है या वुमेन हेल्पलाइन भी चलती है, लेकिन रिपोर्ट करने के लिए लोग थोड़ा हिचकिचाहट महसूस करते हैं कि लोगों को ये पता चलता है कि अगर हम रिपोर्ट करेंगे फिर पुलिस आ जाएगा, फिर नौबत कहीं से कहीं और पहुँच जाएगी, तो वो उन बच्चों को छोड़ ही देते हैं। कहते हैं कि बेहतर यही है कि हम खामोश मर जाएंगे ना कि लोगों के ताने सुनेंगे। और दूसरा रीज़न ये भी है, सबसे पहले हमें पैसा खर्च हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ के कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़ेंगे। हाँ, अलबत्ता अगर फिर कहीं से रिपोर्ट हो भी जाते हैं, चाहे मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, तब तक वो बच्चा माइनर से मेजर हो जाता है, तो वो भी एक दिक्कत है कि फिर उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं कर पाता है। और पेरेंट्स भी कभी कभार यही कहते हैं कि शायद ये बच्चे ने ही गलती की है, अब उसको छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है हमारी। कश्मीर में जो हॉट पॉकेट्स है जहाँ से ट्रैफिकिंग होता है वो कौन से इलाके हैं? यहाँ ऑलमोस्ट हर किसी जगह से ट्रैफिकिंग का खतरा रहता ही रहता है।
क्योंकि यहाँ तो एक तरफ से वल्नरेबल एरियाज़ ऐसे हैं, बहुत सारे जगहों पे अनरेस्ट रहता है। और दूसरी बात यह है कि कश्मीर में अब ये ट्रेंड बन चुका है कि यहाँ बहुत सारे स्टेट से लोग आते हैं यहाँ काम करने के लिए, तो उन पे लोग जल्दी से विश्वास कर देते हैं। तो वो विश्वास भी एक चीज़ बन जाता है कि वो फिर यहाँ के बच्चों को ट्रैफिक करते हैं। बच्चा जो है वो नाफहम होता है, उसके सोच समझ में ये नहीं होता है कि कौन अपना है पराया है, तो वो सब लोगों को अपना ही समझने लगता है। तो उसकी वजह से भी यहाँ बहुत सारे बच्चे ट्रैफिक होते हैं। और दूसरी बात रही हॉट स्पॉट जगह, मतलब ऐसे कौन से जगह है, ये तो अक्सर बेशतर अगर हम बात करेंगे या तो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हुए बच्चे होते हैं या ऐसे जो ब्रोकन फैमिलीज होते हैं। What we have found after speaking with many social workers from Kashmir is that post the abrogation of Article 370 and COVID-19 pandemic, incidences like trafficking and sexual abuse among minors have increased in Kashmir. तो अगर हम बच्चों के अब्यूज़ की बात करेंगे या ट्रैफिकिंग की बात करेंगे तो उसमें मेरे ख्याल से रेशो बढ़ ही चुका है, कम नहीं हुआ है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे घरों में रह के। तो ये भी एक मेन काज है कि बच्चों का ट्रैफिकिंग होना या उसमें अनरेस्ट या कोविड-19 में। The stories of these two girls are a testimony of a growing problem of trafficking in Kashmir. Because of frequent conflict and unrest in Kashmir, issues about trafficking get hardly any attention in media. On top of that, parents are reluctant to speak about it publicly.